हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वैशाली। तो आज हम देखेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 9 जो हमारी फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम है वैश्वीकरण। तो आप लोगों को इसमें तो पता ही है कि मैं इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताती हूँ कि इसके हम लोगों को क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। तो इसमें पढ़ेंगे वैश्वीकरण क्या होता है, उसके क्या कारण है और उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, वैश्वीकरण के आयाम पढ़ेंगे, वैश्वीकरण के प्रभाव पढ़ेंगे जो राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तौर पर है, और जो वैश्वीकरण है उसका प्रतिरोध या विरोध पढ़ेंगे, भारत और वैश्वीकरण के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है कि वैश्वीकरण होता क्या है। तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है प्रवाह। तो प्रवाह कई तरीकों से होता है, विश्व के एक हिस्से से विचारों को दूसरी जगह पहुंचाना, वस्तुओं को कई देशों में पहुंचाना, और जैसे कि पूंजी का एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना, और बेहतर काम की तलाश में दूसरे देश में जाकर काम करना, और संस्कृति के बदलने से नए विचारों को अपनाना। जैसे कि पहले के ज़माने में लोग मतलब कि अपने घर में रहते थे और मतलब कि घड़े का पानी पीते थे, और अभी मतलब कि बदल गया, अभी फ्रिज का पानी पीते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है कि जब एक देश से दूसरे देश में वस्तु, विचार, पूंजी, व्यक्ति या संस्कृति पहुँच जाती है तो उसी को ही वैश्वीकरण कहते हैं। मतलब कि एक जगह से वो चीज़ दूसरी जगह चली गई तो उसको हम वैश्वीकरण कहेंगे। अब वैश्वीकरण के क्या क्या कारण हैं, उसके कारण है प्रौद्योगिकी के द्वारा चले जाते हैं विचार, टेलीविज़न के द्वारा अभी 1 सेकेंड में चला जाता है अभी मैसेज वगैरह, टेलीग्राम और छापी मुद्रण तकनीक जो पहले के ज़माने में थी। अब वैश्वीकरण की क्या क्या विशेषताएँ हैं। तो वैश्वीकरण की विशेषताएँ हैं पूंजी, श्रम, वस्तु एवं विचारों का गतिशील एवं मुक्त प्रवाह होता है, मतलब कि तेजी से प्रवाह होता है, और पूंजीवादी व्यवस्था, खुलेपन एवं विश्व व्यापार में भी वृद्धि होती है। देशों के बीच में आपसी जुड़ाव एवं अंतर निर्भरता होती है, और विभिन्न आर्थिक घटनाएं जैसे कि मंदी, तेजी तथा महामारियां जैसे कि एथ्रेक्स, इबोला, HIV, एड्स और स्वाइन फ्लू जैसे मामलों में भी वैश्विक सहयोग एवं प्रभाव होता है, और आजकल कोविड-19 भी फैल रहा है। कि वैश्वीकरण के आयाम क्या हैं। तो यह बहुत बहुआयामी प्रक्रिया है। इसके 3 आयाम हैं, राजनीतिक आयाम, आर्थिक आयाम और सांस्कृतिक आयाम। और अब है वैश्वीकरण के प्रभाव। तो वैश्वीकरण के भी 3 ही प्रभाव हैं। राजनीतिक प्रभाव, तो सरकार की जो नीतियां हैं या कार्य हैं, भूमि में बदलाव आया है, तो उद्योगों में जो सरकार है वो कम हस्तक्षेप करती है अभी, और सरकार के पास उच्च तकनीकें आ रही हैं जिसके द्वारा जो सरकार है वो नागरिकों पर नियंत्रण करती है, और सभी देश की जो समस्याएं हैं वो भी मिलकर काम करती है, और संचार और नई मीडिया से राजनीतिक जो मजबूत है वो भी हुआ है, और सरकार अब कुछ कामों तक अपने को ही सीमित रखता है जैसे कि कानून और व्यवस्था बनाना, नागरिकों को सुरक्षा देना, ये सब। अब है आर्थिक प्रभाव। तो मुक्त व्यापार बढ़ रहा है, आयात से प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं, और जो पूंजीवादी देश हैं उनको लाभ हो रहा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रसार हो रहा है। विकसित देश हैं वो मतलब कि कठोर वीज़ा नीति बना रहे हैं जिससे कि उनके देश में ना जा सकें, और धनी देशों का विकासशील देशों में निवेश हो रहा है, मतलब कि जो अमीर देश हैं वो विकासशील देशों में इन्वेस्ट करते हैं और अर्न कर रहे हैं। इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ी सेवाएं में भी बढ़ोतरी हो रही है, पूंजी का एक से अधिक देशों में निवेश या पहुंचना, लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ रहा है कि खान पान में भी बदलाव हो गया है, हमारा संस्कृति में भी चेंज आ रहा है, रहन सहन में बदलाव, संस्कृतियों का ह्रास हो रहा है, और जो अमेरिकी सभ्यता है उसकी तरफ झुकाव बढ़ रहा है। जैसे कि पहले हम जींस नहीं पहनते थे, अभी सब जींस पहन रहे हैं, वो अच्छा लगता है हमें, और महिलाओं की जो स्थिति है उसमें भी कमी भी आई है और सुधार भी हुए हैं। जो विदेशी फिल्में हैं, त्यौहार, संगीत, उनको पसंद किया जाता है, और जो रूढ़िवादी का अंत है वो अंधविश्वास खत्म हो रहा है अभी, और पहनावे में भी मतलब कि बदलाव है बहुत। अब है भारत और वैश्वीकरण। तो विश्व में तथा भारत में वैश्वीकरण का इतिहास बहुत ही ज़्यादा पुराना है, और भारत जो है वो ब्रिटेन का भी उपनिवेश रहा है, मतलब कि उसका गुलाम रहा है, और भारत कच्चे माल को निर्यात और बने बनाए माल को आयात करता था पहले, मतलब कि कच्चे माल को बेच देता था और बने बनाए को खरीदता था। और आज़ादी के बाद में भारत ने फैसला लिया कि हम आत्मनिर्भर रहेंगे, मतलब कि हम अपना सामान खुद बनाएंगे और दूसरों को निर्यात नहीं करेंगे, बल्कि संरक्षणवाद की नीति अपनाकर घरेलू उत्पाद करेंगे, मतलब कि वो कहते किसी और को नहीं बेचेंगे। और इससे कुछ क्षेत्रों में तरक्की हुई तथा कुछ मतलब कि जो क्षेत्र हैं वो डूब गए। भारत बाकी देशों की तुलना में और भी ज़्यादा पिछड़ गया। 1991 में लागू नई आर्थिक नीति द्वारा भारत वैश्वीकरण के लिए तैयार हुआ और खुलेपन की नीति में अपनाई उसने, और जो भारत की बाधाएं हैं वो भी खत्म हो गई, जिससे कि भारत को बहुत लाभ हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो वैश्वीकरण है उससे जो विकासशील देश है उनको बहुत लाभ हुए हैं। अभी हमारा टॉपिक है वैश्वीकरण का विरोध या प्रतिरोध। तो पूरी दुनिया में वैश्वीकरण की आलोचना हुई, और वामपंथी
और दक्षिणपंथी दोनों तरह के लोगों ने इसका विरोध किया। अब वामपंथी क्या होते हैं, तो गरीब के लिए काम करो, वो लोग तो ऐसे कहते हैं, और जो दक्षिणपंथी होते हैं वो कहते हैं कि सभी के लिए मतलब कि काम करना चाहिए, जो पूंजीवाद है उनके लिए भी। इसलिए अब है वामपंथी कहते हैं कि जो मौजूदा वैश्वीकरण पूंजीवाद की एक खास व्यवस्था है और यह धनी को और धनी बना देगी और जो गरीब है उसको और गरीब बना देगी। वामपंथी लोग कहते हैं ऐसे। और देश अब गरीबों के हितों को रक्षा नहीं कर पा रहा है। और वैश्वीकरण के जो दक्षिणपंथी आलोचक हैं, मतलब कि जो कहते हैं कि सभी को समान करना चाहिए, इससे राजनीतिक और आर्थिक सांस्कृतिक को भी नुकसान हो रहा है। वैश्वीकरण से बुरे सांस्कृतिक प्रभाव पड़ रहे हैं और वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन सिर्फ भारत में नहीं बल्कि अन्य जगहों पर भी हो रहे हैं और वैश्वीकरण विरोधी सोच वाले व्यक्ति भी मिल रहे हैं। वैश्वीकरण के विरोध में एक मंच WSF बनाया गया था। इसके तहत जो मानवाधिकार हैं उसके जो कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी और मजदूर, युवा और महिलाएं कार्यकर्ता शामिल थी। अब WSF की जो पहली बैठक थी वो 2001 में ब्राजील में हुई थी और WSF की चौथी बैठक 2008 में मुंबई में हुई थी। तो यहाँ पर ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप एक बार बुक जरूर रीड कीजिएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके लिए मुझे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।